गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर सेक्शन 85 पर होगा, 85 ऑफ द सीआरपीसी। तो अब तक हमने देखा कि जब कोई अभियुक्त पेशी पर नहीं पहुंचता है, समन जारी करने के बाद भी, समन तामील होने के बाद भी, तो फिर उसके खिलाफ वारंट जारी होता है। वारंट पे भी नहीं आता है तो उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता है। उद्घोषित अपराधी घोषित होने पर भी अगर वो नहीं आता है तो फिर उसके खिलाफ अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए जाते हैं। तो अटैचमेंट ऑर्डर कैसे जारी किया जाता है, उसमें किस प्रकार से उसकी लिखी जाती है और कैसे तामील की जाती है, ये सारी चीजें हमने बताया आपको। और साथ में अटैचमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट क्लेम के प्रोविजंस भी कल हमने डिस्कस किए। अब आज 85 के प्रोविजंस एक बार देख लेते हैं। इसमें रिलीज, सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी के प्रोविजन है, यानी कुर्क की हुई जो संपत्ति है उसको फ्री करना, मुक्त करना, विक्रय या वापस करना, ये प्रोविजंस 85 सीआरपीसी में दे रखे हैं। इसमें 3 सब क्लॉजेस हैं। पहला सब क्लॉज जो आपके यहाँ पे स्लाइड पे दिख रहा है कि यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में निर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है तो न्यायालय संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश देगा। देखिए, ये आदेश, ये प्रोविजन तब लागू होता है जबकि उद्घोषणा के साथ ही साथ अटैचमेंट ऑर्डर जारी कर दिया गया हो। उद्घोषणा के प्रोविजंस में आपने देखा था कि जब भी न्यायालय को ऐसा संदेह हो, ऐसा समाधान हो जाए कि वह व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर सकता है, एलाइनेशन कर सकता है, न्यायालय के जुरिसडिक्शन से बाहर ले जा सकता है, तो वैसे कंडीशन में न्यायालय उद्घोषणा की कार्रवाई के साथ ही साथ अटैचमेंट ऑर्डर भी जारी कर देता है। और उद्घोषणा की कार्रवाई होने के बाद निर्धारित तिथि में अगर वो वहां पे नहीं पहुंचा तो उस समय फिर अटैचमेंट ऑर्डर रिलीज हो चुका होता है और उस तारीख पर ही अटैचमेंट कर ली जाती है। लेकिन अगर उद्घोषणा की कार्रवाई होने के पश्चात वो व्यक्ति अपने आप को न्यायालय में उपस्थित कर देता है तो उस कंडीशन में अटैचमेंट ऑर्डर 85 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत कैंसिल हो जाती है और वो प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाती है। 85 सब क्लॉज 2 जो कि आधा इस स्लाइड में दिख रहा है और आधा नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा है। इस स्लाइड में सिर्फ इतना है कि इफ द प्रोक्लेम पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन प्रोक्लेमेशन द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यानी यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता है तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार के व्ययनाधीन रहेगी। यानी जो न्यायालय के आदेश से जो अटैच की जाएगी वो प्रॉपर्टी रहेगी किसके पास, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी। और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 माह का अवसान हो जाने पर तथा धारा 84 के अधीन किए गए किसी दावे आपत्ति का उस धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर ही किया जा सकता है। यानी जो प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी उसके सेल करने का प्रोविजन है, लेकिन सेल कब किया जाएगा, इसके 2 कंडीशन है। अगर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया उसके अगेंस्ट, तब तो कुर्की के आदेश जारी होने के 6 माह बीत जाने के बाद उसको सेल किया जा सकता है। और अगर दावा किया जाता है विद इन 6 मंथ तो उस कंडीशन में दावे के डिस्पोजल होने के बाद उसको सेल किया जा सकता है। और यदि वह शीघ्रता या प्रकृतिया क्षयशील है, यानी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम या बाय नेचर वो लॉस होने वाला है, डैमेज होने वाला है, समाप्त होने वाला है, या न्यायालय के विचार में विक्रय करना स्वामी के फायदे के लिए होगा, तो वह इन दोनों दशाओं में से किसी भी में भी न्यायालय जब कभी ठीक समझे उसका विक्रय करा सकता है। तो पहला वाला जो इसी क्लॉज में 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति तो यह है कि अगर वो प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि चाहे वो जंगम हो, चाहे वो स्थावर हो, यानी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, लेकिन अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली है, डैमेज नहीं होने वाली है, जब तो उस कंडीशन में जब कुर्की आदेश के 6 महीने के बाद उसकी सेल की कार्रवाई की जाएगी। और विद इन 6 मंथ अगर उसके अगेंस्ट क्लेम फाइल किया जाता है तो उस कंडीशन में क्लेम के सेटलमेंट के बाद उसका सेल किया जाएगा। क्लेम किस कंडीशन में किया जाएगा ये कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। जो लोग बाद में जुड़े हैं वो वापस उसको जाकर देख सकते हैं। सेक्शन 84 में कुर्की के दावे और उसकी ऑब्जेक्शंस के बारे में प्रोविजंस थे।
अब नेक्स्ट सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 3 ये कहता है कि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के अधीन सरकार के विवेचनाधीन है या रही है, उस न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से वह संपत्ति कुर्क की गई थी, या उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसे न्यायालय अधीनस्थ है, स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ कर लाया जाता है, और यह न्यायालय को समाधान प्रद रूप से यह साबित कर देता है कि वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ था या नहीं छिपा था, और यदि यह कि उसे उद्घोषणा की सूचना नहीं मिली जिससे वह उसने निर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो सकता हो ऐसी संपत्ति का, या यदि वह विक्रय कर दी गई है तो विक्रय के शुद्ध आयामों का, या यदि उसका केवल कुछ भाग विक्रय किया गया है तो ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों का, अवशिष्ट संपत्ति का कुर्की के परिणाम स्वरूप उपगत सब खर्चों को उसमें से चुकाकर उसे परिधान किया जाएगा। यानी एक बेनिफिशियल प्रोविजन है कि कई बार इतनी सारी कार्रवाई होने के बाद भी अगर वो अपना इग्नोरेंस शो करता है कि उसे समन तामील नहीं हुआ, उसे वारंट के समय वो छुपा, जानबूझकर नहीं छुपा था या अपने को एब्सकॉन्ड नहीं किया था, और साथ ही जो उद्घोषणा की कार्रवाई थी वो भी उसके नॉलेज में नहीं थी, और इस दौरान उसकी कुर्की वगैरह की सारी कार्रवाई हो गई और जब उसे पता चला तो वो न्यायालय में हाजिर होता है, तो वहां पर अगर वो लॉजिकल कंडीशंस देता है, सर्कमस्टांसेस देता है, तो वहां पर न्यायालय क्या करेगा, अगर उसकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है तो उसे वापस कर दिया जाएगा, अगर सेल हो चुकी है तो उसका जो भी मूल्य मिला है उसमें से आवश्यक खर्चे निकाल के उसको दे दिया जाएगा, और अगर आधा सेल किया गया और आधा बचा है तो जो बचा हुआ प्रॉपर्टी है उसको दे दिया जाएगा, और जो सेल किया गया उसकी जो भी वैल्यू मिली है वो उसको दे दिया जाएगा। ये कंडीशन तब होता है जैसे मान लीजिए कि एक एक्यूज्ड किसी केस में फंसा है, उसे बेल हो गया, बेल होने के बाद उसकी जो 190 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा उसका पीरियड लगभग 1.5-2 साल के बीच का है, और उस बीच वो किसी तरह की बीमारी से इंजर्ड हो गया, सपोज दैट वो कोमा में है, और ऐसे कंडीशन में वो कहीं अन्यत्र है जहां पर कि समन की सूचना उसे नहीं मिली, वारंट पर पुलिस गई और वो पता चला कि उसके घर में ताला लगा है और किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वह व्यक्ति गया कहां। ऐसे कंडीशन में जहां पर वो मामूली तौर पर रह रहा है वहां उसे अगर उद्घोषणा भी करा दी गई तो उसे मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो कहीं दूर हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा हुआ है। अब वो मान लीजिए कि 1.5-2 साल के बाद ठीक होकर वापस घर आया, जब घर आया तो पता चला कि साहब हमारे खिलाफ तो कुर्की हो गई। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो न्यायालय में उपस्थित होता है, ये एक फिक्टिशियस सर्कमस्टांसेस में बता रहा हूं, ऐसे और भी कंडीशंस हो सकते हैं, तो वहां पर जब वो न्यायालय में उपस्थित होगा और वो अपने सारे ग्राउंड्स बताएगा कि हम इस कारण से समन की तामील नहीं हुई या हम उद्घोषणा पर भी हाजिर नहीं हुए, तो फिर न्यायालय जो भी उचित कार्रवाई है उसके फेवर में करेगा। ऐसा 85 में प्रोविजन दिया गया है। तो 85 के प्रोविजन तब है लागू होते हैं जबकि अटैचमेंट के ऑर्डर जारी कर दिए गए हो। अटैचमेंट ऑर्डर जारी करने के बाद किस तरह से उसको रिलीज किया जाएगा, कब सेल किया जाएगा और कब उसे वापस किया जाएगा। इसमें सेक्शन 86 नेक्स्ट प्रोविजन है जो है कि अपील की कंडीशन, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, यानी कि कुर्की की संपत्ति को वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील, यानी किसी व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए जो अटैचमेंट ऑर्डर था उसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए अपील लगाई और अपील जो है वो खारिज हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो उस कंडीशन में उसकी रेस्टोरेशन की अपील कैसे लगेगी, उस एप्लीकेशन को दोबारा से रेस्टोर करने के लिए वो अपील कैसे लगेगी। रेस्टोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सिविल मैटर में आमतौर पर काम में आता है। रेस्टोरेशन तब कहा जाता है, यहाँ पर सीआरपीसी में इसको डिटेल में नहीं बताया गया है, रेस्टोरेशन की कार्रवाई तब होती है जब आपने कोई एप्लीकेशन लगाया और किसी कारण से वो टाइम बार्ड हो गया, टाइम बार्ड होने के कारण वो खारिज हो गया, तो ऐसे कंडीशन में अगर न्यायालय को उचित समाधान बताया जाता है कि इस कारण से टाइम बार्ड हुआ और अगर वो टाइम जो लिमिट है वो कंडोन करने लायक है तो न्यायालय उसे कंडोन करके और रेस्टोर कर देती है। रेस्टोर करने के बाद वो प्रोविजन उसी तरह से चलता है जैसे कि कभी आप टाइम बार्ड हुआ ही नहीं था। तो ये एक 86 की प्रोविजन है जिसमें ये प्रोविजन बताया गया है कि धारा 85, धारा 85 उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति
जो संपत्ति या उसके विक्रय के आगमों के परिधान के इनकार से व्यथित है उस न्यायालय से अपील कर सकता है जिसमें प्रथम उल्लिखित न्यायालय के दंडादेशों के सामान्यतः अपीलें होती हैं। जैसे अटैचमेंट ऑर्डर अगर एसीजीएम या सीजीएम कोर्ट का है तो उसकी अपील सेशन कोर्ट में होगी। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए एप्लीकेशन लगाता है और कोर्ट द्वारा खारिज कर दी जाती है एसीजीएम कोर्ट से, तो सेशन में अपील हो जाएगी। सेशन के द्वारा खारिज की जाती है तो हाई कोर्ट में अपील हो जाएगी। सिंपल ये प्रोविजन है 86 की। नेक्स्ट, तो अटैचमेंट के प्रोविजन इस तरह से 86 तक दे रखा है, 82 से 86 तक। नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो आदेशिकाओं संबंधित अन्य नियम, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस, सेक्शन 87 टू 90। 87 टू 90 में कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि अटैचमेंट के कंडीशन में काम आते हैं। जैसे अटैचमेंट क्या बल्कि उस व्यक्ति को न्यायालय में उपलब्ध कराने के संबंध में काम आते हैं। तो इसमें सबसे पहला है ये बी पार्ट, सी पार्ट है। ए पार्ट में समन था, बी पार्ट में वारंट था, सी पार्ट में कुर्की यानी अटैचमेंट था और डी पार्ट में अदर रूल्स हैं रिगार्डिंग प्रोसेस। तो सेक्शन 87 क्या कहता है, जैसा कि आप सामने स्लाइड में देख रहे हैं, इश्यू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। तो इसको हम ओरली कई बार बता चुके हैं कि समन जारी होने के साथ साथ या समन जारी होने के बाद के स्थान पर वारंट कब जारी किया जा सकता है। समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना, ये पावर है कोर्ट को जो 87 सीआरपीसी देता है। न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए समन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त किया गया है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। यानी जिस व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर किया जाना है उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, समन जारी होगा। अगर वो समन जारी होने पर अपने को नहीं उपस्थित कर पाता है तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले वेलेबल वारंट होता है फिर नॉन वेलेबल वारंट होता है। तो वो कंडीशंस कहाँ मिलेगा, तो वो 87 में मिलेगा। तो 87 ये कहता है कि वो उसको गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। और समन बताते समय मैंने ये भी कहा था कि समन हमेशा कोर्ट का कोई कर्मचारी अधिकारी लेकर जाता है और वारंट हमेशा उस हलके के पुलिस थाना अधिकारी को जारी किया जाता है जिस हलके में वो व्यक्ति निवास कर रहा है। तो गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है। इसमें भी कंडीशंस दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 ए कंडीशन में लिखा हुआ है कि यदि या तो ऐसा समन जारी करने के पूर्व या पश्चात किंतु उसकी हाजिरी के लिए नियत समय के पूर्व न्यायालय को विश्वास करने का कारण दिखाई पड़ता है कि वह फरार हो गया है या समन का पालन नहीं करेगा। यानी न्यायालय को समाधान हो जाए कि वो समन का पालन नहीं करेगा या वो फरार हो गया है। ऐसा समाधान कैसे होगा? ऐसा समाधान पुलिस के माध्यम से, पीपी के माध्यम से न्यायालय को होगा। तो उस कंडीशन में न्यायालय उसे अरेस्ट करने की ऑर्डर भी जारी कर देगा। बी, यदि वह ऐसे समय पर हाजिर होने में असफल रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक रूप से ऐसे समय में कर दी गई थी कि उसके तदनुसार हाजिर होने के लिए अवसर था और ऐसी असफलताओं के लिए कोई उचित प्रतिहेतु नहीं दिया जाता है। तो दोनों की कंडीशन आप समझ लीजिए। पहला कंडीशन तो है कि समन जारी हो गया, समन लेकर वो व्यक्ति गया, समन के तामील के तरीके आपको बता चुके हैं कि अगर वो व्यक्ति इंडिविजुअल है तो उसको समन तामील की जाएगी उसको पकड़ाकर। अगर वो व्यक्ति जहां पे मामूली तौर पर निवास करता है वहां नहीं है तो उसके किसी परिजन को दे दिया जाएगा और उसकी रिसीविंग ले ली जाएगी। अगर कोई परिजन भी नहीं है तो उसके घर पे चस्पा कर दिया जाएगा। अगर वो कोई सरकारी कर्मचारी है तो एचओडी या जो भी उस ऑफिस का बॉस होगा उसके माध्यम से है। तो तमाम तरीके समन के तामील के हैं, आप देख चुके हैं। लेकिन जब व्यक्ति समन लेके गया और उसे पता है कि ये समन तामील नहीं हो पाएगा, यानी चस्पा तो कर दिया लेकिन आसपास पूछताछ से पता चला कि वो व्यक्ति 2 साल से यहाँ से रह ही नहीं रहा है, न तो उसके घर में कोई है और न वो है ताला लगा हुआ है। तो नेचुरली ऐसे कंडीशन में वो मान लीजिए जिस दिन समन तामील हुआ उसके 4-5 दिन 6 दिन के बाद की तारीख है तो नेचुरली वो नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में न्यायालय को सूचित कर दिया जाएगा कि इस व्यक्ति को समन की तामील तो कर दी गई है फॉर्मल तरीके से, लेकिन एक्चुअल
उसको समन की तामील नहीं हो पाएगी, तो न्यायालय उसे अरेस्ट वारंट जारी कर देगा। लेकिन अगर समन की तामील हो जाती है, बी पार्ट ये कहता है कि अगर समन की तामील हो जाती है और फिर भी वो नियत तारीख पर नहीं आता है, तो ऐसे कंडीशन में तो रीजनेबल कॉज है ही, और फिर वहां पर न्यायालय उसे गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देगा। 88 एक प्रोविजन है कि हाजिरी के लिए बंधपत्र लेने की सख्ती। जब ये पहले भी बता चुके हैं कि जब समन जारी किया था और समन पर हाजिर नहीं होता है, तो न्यायालय जब अरेस्ट वारंट जारी करता है तो पहले वो अवेलेबल वारंट होता है, तो वहां पर जो पुलिस अधिकारी है वही उसकी सिक्योरिटी ले लेता है कि फला तारीख को वो हाजिर होगा। तो 88 इसी बारे में प्रोविजन करता है। 88 कहता है कि हाजिरी के लिए बंधपत्र लेने की सख्ती। जब कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, ऐसे न्यायालय में उपस्थित है, तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जिसको वह मामला विचारण के लिए अंतरित किया जाता है, अपनी हाजिरी के लिए बंधपत्र प्रतिभूतियों सहित या रहित निष्पादित करे। इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में बेल, यानी समन पर अगर हाजिर नहीं हुआ तो उसे अरेस्ट का वारंट तो कर दिया जाता है, लेकिन वो जो पहला ऑर्डर होता है वो बेलेबल ऑफेंस होता है, बेलेबल वारंट होता है। तो उस कंडीशन में जब वो व्यक्ति निश्चित तारीख पर न्यायालय में जाता है, तो जैसे उसने पहले बेल कराया था उसी तरह से वो बेल प्लीड करता है फिर से। अगर वो सिक्योरिटी देने को तैयार है तो उस कंडीशन में न्यायालय द्वारा बेल दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर अगर इसका उल्लंघन होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में सेक्शन 89 प्रोवाइड करता है कि हाजिरी का बंधपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। जब कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन लिए गए किसी बंधपत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए आबद्ध है और हाजिर नहीं होता है, तब वह उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी यह निर्देश देते हुए कि वारंट जारी कर सकता है कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष पेश किया जाए। यानी जब समन के बाद उसे अरेस्ट का वारंट जारी हो गया और वारंट उसको तामील हो गया और उसको बता दिया गया कि निर्धारित तिथि पर आपको वहां पे हाजिर होना है और उसके बावजूद हाजिर नहीं हुआ, तब उस कंडीशन में फिर अरेस्ट करके उसको न्यायालय में पेश करने के लिए न्यायालय 89 में सक्षम है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि न्यायालय उसको बेल दे, क्योंकि ये नॉन वेलेबल हो गया। पहला कंडीशन 86 में वेलेबल वारंट का होता है और 88 में वेलेबल का और 89 में नॉन वेलेबल का। लास्ट सेक्शन, सॉरी मैंने स्लाइड चेंज नहीं किया था। 89 के प्रोविजन मैंने आपको पढ़ के बता दिया। When any person who is bound by any bond taken under this code to appear before a court does not appear, officer presenting in such court may issue a warrant directing that such person be arrested and produced before him। तो उसे पुलिस जो है अरेस्ट करके न्यायालय में पेश करेगी। और इस पार्ट का डी पार्ट का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 90। सेक्शन 90 करता ये प्रोविजन दिया हुआ है कि प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होगा। समन और वारंट तथा उन्हें जारी करने, उन्हें तामील और उसके निष्पादन संबंधी जो उपबंध इस अध्याय में है, वो इस संहिता के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन और गिरफ्तारी के वारंट को यथाशक्य लागू होंगे। यानी ये जो प्रोविजन है वो प्रोविजन सेक्शन 61 से लेकर 90 तक के ये केवल समन वारंट के कंडीशन में ही लागू होंगे। किसी अफेंडर के संबंध में ये प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं, ये क्लियर कर दिया गया है सेक्शन 90 में। ठीक है, और समन और वारंट के ये जो प्रोविजन है ये कब लागू होते हैं? वो होते हैं अभियुक्त को न्यायालय में हाजिर करने के लिए। और कौन से अभियुक्त को? जिसका बेल हो चुका है। यानी ये फर्स्ट टाइम वो अरेस्ट नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम जब कोई केस उसके ऊपर चार्ज किया गया तो पुलिस अरेस्ट करेगी, पुलिस और फिर वो बेल ले लेगा। बेल होने के बाद या तो घर पे रहेगा या जीसी में रहेगा। अगर वो घर में है और जब केस रीओपन होता है और कॉग्निजेंस लेना होता है मजिस्ट्रेट को, तो चार्ज फ्रेम करने के लिए उसे न्यायालय में हाजिर होना जरूरी होता है। तो न्यायालय में हाजिर होने के लिए क्या प्रोविजंस है? तो सेक्शन 61 से लेकर 90 तक के प्रोविजंस हैं। ठीक है, इस प्रोविजन के अंतर्गत समन है, वारंट है, प्रोक्लेमेशन है, अटैचमेंट है और फिर अरेस्ट है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो पार्ट है वो क्लियर है। सेक्शन 61 से लेकर 90 तक में बहुत सारे छोटे छोटे सवाल आते हैं, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए
ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।